नमस्कार, मैं रुचिका शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुंदरता दिखाने के लिए अलग अलग तरह के आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार कविताओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अक्सर अलंकारों का ही प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अलंकारों की, जो कि कक्षा 9 और 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और 4 अंकों का ये अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, और इसे अलम और कार से मिलकर बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अलंकारों के भेदों की। अलंकार के भेद 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 भेद माने जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचाना जाता है मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति पुनः पुनः हो, बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल, इसका आप देख पा रहे होंगे इस पंक्ति में, कविता की पंक्ति में त त त त की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते होंगे, आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे, जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब इस पंक्ति में भी, इस कविता की पंक्ति में भी र र र की आवृत्ति पुनः पुनः हो रही है, बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम यमक अलंकार की। यमक मतलब 2 बार, यमक दुगना 2 बार। जब काव्य में किसी शब्द को 2 या 2 से अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हो, परंतु प्रत्येक बार शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। उदाहरण के लिए कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। अब इस पंक्ति में कनक कनक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, किंतु प्रत्येक बार कनक कनक प्रत्येक बार दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी को धतूरा मिल जाए तो वो भी बहुत मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और किसी को सोना मिल जाए वह भी बोरा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसके बाद हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। श्लेष 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। क्या अर्थ होता है? चिपकना। जब काव्य में किसी एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हो, कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द अलग अलग अर्थ दे रहा हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। सुबरन का अर्थ होता है सोना, सुंदर शब्द और सुंदर स्त्री। सुंदरता भी कह सकते हैं, सुंदर रंग रूप वर्ण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो सुबरन को कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि ढूंढ रहे हैं। पहले तो सुंदर शब्द सबको चाहिए भैया, कवि अगर कविता लिख रहा है तो सुंदर शब्दों की आवश्यकता उसे होती है। और कौन ढूंढ रहा है? व्यभिचारी, जो सुंदर स्त्री को पसंद करता है, सुंदर रंग और वर्ण को देखता है, तो वहाँ पर व्यभिचारी। और किसको चाहिए? सोना चाहिए चोर को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब काव्य में किसी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। सबसे पहले मैं आपको इनकी परिभाषा दोबारा बताना रिवाइज करवाना चाहूँगी। जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार, और जब काव्य में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है।
अर्थालंकार के अंतर्गत 5 भेद जो अभी कक्षा 10 में पूछे जाएंगे, हम उस पर बात करते हैं। पहले सबसे पहले आएगा उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना करना। जब काव्य में हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरी विशेष व्यक्ति वस्तु से करें तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। इसके कुछ वाचक शब्द भी होते हैं, जिसमें सा, सी, से, जैसा, जैसी, सदृश, सरिस जैसे शब्द जिन कविता की पंक्तियों में आपको मिलेंगे वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ऐसे 4 अंग माने जाते हैं। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म, दोनों में क्या समानताएं हैं। और वाचक शब्द, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सा, सी, से, जैसा, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, वहां पर उपमा अलंकार होगा। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब यहाँ पर उपमेय क्या है, किसकी तुलना की जा रही है? बच्चे की, तो उपमेय क्या हुआ? बच्ची। और किस से तुलना की जा रही है? फूल से, तो उपमान क्या हुआ? फूल। अब साधारण धर्म, दोनों में क्या समानताएं हैं, तो वो क्या हुआ? कोमल। और वाचक शब्द क्या हुआ? सी। तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों अंग उपस्थित हैं और यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन कभी कभी पंक्तियों में एक आधा अंग नहीं भी होता, तो वहाँ पर लुप्त उपमा होती है, लेकिन अलंकार उपमा ही रहता है। उपमा के भी 2 भेद होते हैं वैसे, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। जहाँ पर चारों अंग है पूर्णोपमा, और जहाँ पे कोई एक आधा अंग गायब है वहाँ पर लुप्तोपमा माना जाता है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जब संभावना की जाती है, संभावना होगी जहाँ पर, इसके भी कुछ वाचक शब्द होते हैं, जिसमें मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यो, त्यों जैसे शब्दों का प्रयोग जिन पंक्तियों में आपको कविता की पंक्तियों में मिलेगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात सोहत बड़े अच्छे लग रहे हैं, ओढ़े मतलब पहनकर, पीत मतलब पीले वस्त्र, पट मतलब वस्त्र, श्याम मतलब सांवले, सलोने गात शरीर पर बहुत ही सुंदर बड़े पीले वस्त्र लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? मन हो, संभावना मान लो, कैसे? नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि नामक पर्वत पर, जो कि सांवले रंग का है, सुबह की पहली किरणें जब उस पर पड़ती है तो बड़ा ही सुंदर सलोना लगता है। ऐसे ही तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मनहु शब्द का प्रयोग है। तो आप देखेंगे मनहु, मानो, जनु, जानो, जो जैसे शब्दों का प्रयोग जहाँ मिलेगा वहाँ पर संभावना होती है और वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानव की तरह जब प्रकृति पर आरोप किया जाए कि प्रकृति जो है मानवीय भावनाओं का उस पर आरोप हो रहा है कि प्रकृति मानव की तरह काम कर रही है, ऐसा महसूस हो। उदाहरण के लिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ कौन होते हैं? बादल, जो कि प्रकृति का रूप है। अब बन ठन कर सवर कर कौन आता है? मनुष्य आता है, मानव आता है। तो जब हम आरोप कर रहे हैं प्रकृति पर कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, है ना, धूल भागी घाघरा उठाए। अब यहाँ पर धूल क्या है? मिट्टी है, प्रकृति है, और उस पर हम आरोप करें वो एक छोटी बच्ची की तरह घाघरा उठा कर जा रही है। मेघ एक बनने की, दुल्हे की तरह बन ठन कर आ रहा है। तो जब प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोप कर दिया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अतिशय उक्ति, अर्थात अतिशय उक्ति, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। कहने का तात्पर्य यह है कि आगे बहुत सारी नदियाँ हैं
और राणा को दूसरी तरफ जाना है घोड़े के साथ। अभी राणा जी सोच ही रहे हैं, महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं, तब तक जो उनका घोड़ा है जिसका नाम चेतक है वो वहाँ पहुँच भी जाता है। मतलब सोच रहे हैं अभी और वो काम हो रहा है, कहने से पहले ही हो रहा है। एक और उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका जल भी गई, निशाचर अर्थात राक्षस भाग भी गए। कैसे संभव है? किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आपको देखने को मिलेगा। आप पंक्तियों का अर्थ को समझना आपको होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार। एक ही रूप, जहाँ पर एक ही रूप की बात की जाए, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन, राम और रतन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। राम रतन, राम रूपी रतन, है ना। ऐसे ही एक और उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। हे माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, चांद जैसा नहीं, चांद रूपी, मतलब चांद ही मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। जहाँ पर एक ही रूप मान लिया होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको अलंकार समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।